गम मेरे साथ बहुत दूर तक लग गए, गम मेरे साथ बहुत दूर तक लग गए, हौसला देखकर वो मेरा खुद ही थक गए। हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद आप सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज आप सभी को मैथ का प्रैक्टिस नंबर 17वां कराया जाएगा। अब फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा और उनसे बन सकने वाले प्रश्न को भी देखा जाएगा, और जो आपकी परीक्षाओं में संभावित प्रश्न है या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग देख लिया जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जरा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्या करा पहला क्वेश्चन कि यदि मूल राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर पर दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। प्रश्न को पढ़िएगा, कह रहा है दूसरे वर्ष 420 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, पहले वर्ष नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 5% का जो रेट है ना, उसके बाद से अगर इसको दूसरे वर्ष का है तो इसका मतलब 5% का दूसरे बार भी हो जाएगा। तो आपको फार्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये 2 वर्ष का प्रभावी रेट होता है। यही 2 वर्ष का प्रभावी रेट होता है। तो ज्ञात करेंगे तो 5 + 5 + 5 × 5/100 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25.25, यानी 10.25%। अब ध्यान से समझिएगा, ये 10.25% क्या है, ये 2 वर्ष का प्रभावी रेट है, 2 वर्ष का, ठीक ना, ये 2 वर्ष का। और वो क्या करा, दूसरे वर्ष, 2 वर्ष का नहीं बोला है, दूसरे वर्ष का बोला है। ध्यान से सुनिएगा, अगर कहा होता 2 वर्ष का ना, तब हम कर देते 10.25 बराबर वही कर देते हम 420, तब हम 100 बराबर निकाल लेते 100 × 420/10.25, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा, तब ये होता है। लेकिन उसने ये नहीं बोला है, उसने क्या बोला है, दूसरे वर्ष का। तो जब हम दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो देखिए दूसरे वर्ष हमारा कुल आया है 10.25, पहले वर्ष का था 5, इसका मतलब है 10.25 में से हम 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमको मिल जाएगा कितना, 5.25। ये है दूसरे वर्ष का प्रभावी रेट आपका चक्रवृद्धि ब्याज में। इसका मतलब हुआ कि ये है 420 के बराबर, तो 5.25 बराबर 420, तो मूल राशि होता है 100%, तो 100% बराबर कितना, 420 × 100/5.25। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ऊपर नीचे 100 का गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 525 ना, तो काटिए इसको, 25 चौको 100 और 25 दूना 50 और 2 25 से कम 25, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 और 2 चौको 8, यानी आपका आ गया 8000 रुपया। यानी आपकी मूल राशि कितनी थी, 8000 रुपया। और यहाँ पर अगर कहता ना कि 2 वर्ष का कुल ब्याज अगर है, तो यहाँ पर जब हम निकालते तो जाकर के तब इसको जो सॉल्व करते वो आपका आंसर आता। तो 2 वर्ष का है पूछ रहा, ये 2 वर्ष का पूरा था और वो दूसरे वर्ष का था। तो ध्यान से समझिएगा अंतर, दूसरे वर्ष का और 2 वर्ष में अंतर है ना। और कभी भी जो पहले वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है, उसी रेट पर वो समान होता है। चेंज कहां से होता है, दूसरे वर्ष से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है, साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता। तो इसमें 2 सवाल हैं, कंफ्यूज ना होइएगा, दूसरे वर्ष और 2 वर्ष का और दूसरे वर्ष का, दोनों में अंतर है। 2 वर्ष का दूसरे वर्ष का में अंतर, ये दूसरे वर्ष का बोल रहा था। ये क्लियर हो गया। तो इसमें 2 सवाल हैं, अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो 2 सवाल इसमें आपको दिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर ये हो गया। चलिए, इसका आंसर आ गया 8000, आपका आंसर आ गया। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कह रहा है, कह रहा करणी में 5x - 6। ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से लगाइएगा, कभी भी इसको ऑप्शन से लगाइएगा, ठीक है ना। अदरवाइज लगाने बैठेंगे ना तो लगाते रह जाएंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, -4, 0, 2 और 4। जरा देखिए अगर माइनस रखेंगे तो -4 और 5 का गुणा होगा तो -20 -6, यानी माइनस, करणी में माइनस आ गया, करणी में माइनस आ गया। इसका मतलब है इसका तो वैल्यू 6 ही नहीं करेगा, दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। क्यों, करणी में जो माइनस होता है वो काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। और अभी हम आपको बता भी दे रहे हैं कि करणी में -1 का मान होता है i। क्या होता है, करणी में -1 का मान होता है i, और दोनों पक्षों का अगर स्क्वायर कर दीजिए तो आपका i² बराबर क्या होता है भैया, -1 होता है। और अगर i पर 3 घात का वैल्यू कर देंगे तो i² × i, तो i² का वैल्यू है -1, यानी -i होता है, i³ की वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, 1 वैल्यू 2,
ये 3, ये 4, ये सब याद होना चाहिए। और आई पर 4 घात की बात कर रहे हैं तो आप इसको लिखेंगे आई स्क्वायर गुणे आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान होता है -1 गुणे -1 बराबर आई पर 4, यानी आई पर 4 का घात मान होता है +1। याद रखे रहिएगा कि आई का मान होता है कर्ण में -1, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई क्यूब का मान होता है -i, और आई पर 4 घात का मान होता है +1। ये भी आप में सवाल में पूछा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन कर देगा कि आई पर जरा टोटल कितना 21 घात का मान बताइए, तो जरा देखिए इन्हीं 4 में सूत्र आएगा, या तो आई आंसर आएगा, या तो -1, या तो -i, या तो +1। ये ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या करते हैं, 4 से भाग दे दीजिएगा। कितने से, 4 से। तो 4 से इसको भाग दे दिए तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुणे 5 +1, तो ये तो भाग में कट जाएगा, तो यानी क्या बचा, आई पर 1 घात। अरे भाई 4 से भाग दे देंगे, जो शेष बचेगा वही। अगला देख लीजिए, आई पर अगर 35 घात की बात करें तो कितना बचेगा, 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 3 शेष बचा ना, तो आई पर 3 घात, और आई पर 3 घात का वैल्यू कितना हुआ, -i। इसका आंसर होगा -i। अगर आई पर पूछा आई पर 501 घात का मान बताइए, तो आई पर 500 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आई पर 1 घात बचेगा, यानी आई इसका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। आई पर अगर कह दें 1023 इसका मान बताइए, तो आपको बताएं कि कितना कट जाएगा। ये देखिए 1000 कट जाएगा, 23 कटेगा 4 से काटने का नियम होता है इकाई के केवल 2 अंक देखिए, तो इकाई के 2 अंक 23 है ना, तो 4 × 5 = 20 से सवा कितना बचा हो, 3 है ना बचा, तो आई पर 3 घात अर्थात कितना हो जाएगा, -i, क्योंकि आई पर 3 घात का वैल्यू -i है, ठीक है ना। अगर वही पर कहता आई पर अगर कहता आपका 50 घात, तो क्या हो जाएगा, 4 से 48 कट जाएगा, 2 घात बचेगा, यानी यहाँ पर आ गया आई स्क्वायर, और यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पर जरा देखिए -1। कोई दिक्कत नहीं है, और शेष नहीं बचेगा तो आई पर 4, इसका मतलब तो उसकी वैल्यू +1 होगी, ठीक है ना। तो ये आई वाला भी सवाल पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, जान लीजिए। और आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, यानी कर्ण में -1 आएगा तो काल्पनिक संख्या होती है, ये भी आप जान गए। तो ये वाला नहीं होगा, 0 को रखेंगे तो फिर माइनस आ गया, ये भी नहीं होगा। यही तो अभी समझाया, इमेजिनरी नंबर नोट करके लिखिएगा चारों बार, ठीक है ना। और 2 रखिए, तो 2 × 25 10, 10 में 6 जा 4, तो करणी में 4 आ गया, प्लस यहाँ पर देखिए 2 × 25 10 और 10 6 16, करणी में 16, ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा 6, अर्थात 100% 2 क्या है, सही है, कोई काट नहीं सकता। तो इसका आंसर मिल गया आपको 2, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ साथ में नोट कर लीजिएगा, आई की वैल्यू भी आप ज्ञात करना सीख गए। तो 4 मान, आई पर 1 घात, आई पर 2 घात, आई पर 3 घात और आई पर 4 घात का वैल्यू अगर आपको पता है तो आई पर कितने भी घात रहे आपका आंसर मिल जाएगा। बोले मिल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन जरा देखिए क्या कर रहा है, किसी व्यापारी की 1 वर्ष में 25% बढ़ जाती है, अच्छी बात है, पहले साल 25% बढ़ गई, उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है। अगर इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात, माने यही प्रक्रिया हो रहा, पहले साल 25% बढ़ रही है, अगले साल 4% कम, फिर 25 बढ़ रहे, फिर 4 कम, फिर 25 बढ़ रहे, फिर 4 कम, फिर यही प्रक्रिया चल रहा है। कितने सालों तक करा, 5 सालों तक। क्या करा, बाद में 72,000 हो जा रही, तो हमको चाहिए वर्तमान। तो वर्तमान ज्ञात करने के लिए जरा देखिए क्या करते हैं, वर्तमान ज्ञात करने के लिए जो आपको मिल है मूल, और उसके बाद से जो 100 होता है वो ऊपर होता है, चाहे वृद्धि या कमी कहां होता है, नीचे। तो पहले साल क्या हुआ जी, 25% की वृद्धि, तो 125 ना हो जाएगा, हो ना जाएगा। अगले साल क्या हो रहा है, अगले साल हो रहा है 4% की कमी, अर्थात 96 हो जाएगा। अगले साल क्या हो रहा है, फिर 25% की वृद्धि, तो 125 हो जाएगा। 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, फिर 4% की कमी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या, 25% की वृद्धि, तो 100/125। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। बस अब इसी को काट दिए, 25 चौके 100, 25 25 125, अरे सॉरी ये नहीं कटेगा ना अभी, 25 चौको 100, 25 25 125, 25 चौको 100, 25 25 125। अब देखिए जरा सा, 4 चौको 16, 16 छक्के 96, है ना, ये ना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। और ये 4 से इसको काट दे, 4 दूना 8 और 4 1 बचा ना, 4 चौको 16, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो जरा देखिए यहाँ पर अब क्या क्या बचा है, ये बचा है आपका 24, 24 तिहाई 72, ये 3000 हो गया, 3000 हो गया ना, ये भी कट गया। अब 5 × 5 = 25, अब 25 × 5 = 125, और 125 8 8 बार में कटता है ना, तो ये 8 कटेगा, यानी 3 × 8 हो जाएगा। ये जब कट जाएगा तो ये सब 5 वाले ये कट गए। और 6 8 × 24 ना, तो 6 चौको 24, बस ये आ गया आपका कितना, 40,000।
कोई दिक्कत? बाकी आप कैलकुलेशन एक बार कर लीजिए तो 40,000 ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 40,000। तो आपको फी करना क्या था इस सवाल में? इस सवाल में केवल और केवल ये था, देखिए जब वर्तमान ज्ञात करेंगे ना तो जो घटता है या बढ़ता है, क्योंकि ये हो गया है, ये हो गया, ये बाद वाली बात है, तो हो गया है तो जो घटता है या बढ़ता है वो नीचे रहता है। ये क्या हो रहा है, पहले साल 25 बढ़ रहा है, दूसरे साल 4 घट रहा है, अगले यही प्रक्रिया बार बार होती जा रही थी। 5 साल तक पूछा था 1 2 3 4 5, 5 साल तक कम कर दिए। 8 साल तक पूछा तो 8 साल तक ये काम करते, कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो कैलकुलेशन है। सवाल आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अगला सवाल चलते हैं। अब जस्ट इसके अगला फल देखते हैं, जरा देखिए वो क्या है। हाँ क्या कर रहा हो, जरा देखिएगा। 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। कई सवाल समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5 अंकों की सबसे क्या है, छोटी संख्या है, यही ना है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10 होती है। इसका मतलब 1 जीरो लगाते हैं 2 अंक में, है ना। तो 5 अंक में कहेगा तो 4 जीरो, 4 अंक में कहेगा तो 3 जीरो और 1 लगा देंगे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो यही है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी संख्या। अच्छा, यहीं पर अगर हम बड़ी की बात करें तो 5 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 बार 9 लिख देंगे। तो जरा देखिए, कर 41 से विभाज्य 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कौन? सवाल कहीं बताएंगे, जरा सुनिएगा। 41 से पहले काटिए इसको। चलिए आज को कुछ काम बताएं आपको। एक क्या हो जाएगा, 41 दूना 82, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 1। ये 4 बार में कट जाएगा ना, तो 4 1 9 4 और 4 चौको 16, ये 6 और ये 1 और फिर 1 जीरो आएगा। तो 4 बार में तो जाएगा नहीं क्योंकि 164 हुआ है, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 1 9 3 और 3 चौको 12। शेष कितना बचा? ये बचा आपका ये 7, ये 10 में 3 फातना और यहाँ पर 5, 5 में 2 जा 3, 37 बचा। अब जरा देखिए, बात को समझिएगा। पहले ये क्या कर रहा है, 41 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की चाहिए। तो छोटी ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं। छोटी ज्ञात करने के लिए ना, ये जो भाजक है, इसको क्या कहते हैं, भाजक। ये भाज्य है, ये भागफल और ये शेषफल है। तो भाजक को शेषफल से घटा दीजिए। इसका मतलब 41 को 37 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ऐसी 4 को इसमें जोड़ दीजिए, वही मिल जाएगा आपका। यानी इसमें जोड़ देंगे तो यही आपका मिल जाएगा। यही सबसे छोटी संख्या हो गई। ये पहली बात, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एक और हम आपको बता दें, अगर यहीं पर हम एक सवाल और चेंज कर दें, अगर कह दें कि 1 से लेकर के और 10,000 के बीच में 41 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यह आपका उत्तर हो जाएगा। यो ध्यान दीजिएगा, 2 सवाल बन गया। यानी 1 से लेकर के 10,000 के बीच में 41 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो 243 इतनी संख्या। एक सवाल और आपका मिल गया। और अगर बात करें हम अगला सवाल की, ये भी कर सकता है कि 5 अंकों की छोटी संख्या से नीचे कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 1 से कट जाएंगी, तो कितनी है? ये मतलब 10,000 से नीचे, यानी 243 संख्या है। अब बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है, बड़ी भी निकाल लेते हैं। ये 5 बार 9, तो कितना हो जाएगा? 41 दूना 82, ये कितना आया? 7। जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। 4 बार में कटेगा, 4 1 9 4 चौको 16, 5 और ये 1, फिर एक कितना, ये 9, ये 9 उतरा ना भी, हाँ 1 9, फिर एक कितना कर देंगे, ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में तो जाएगा नहीं, तो 3 बार में जाएगा। तो 3 1 9 3 और 3 चौको 12, ये 9 6 हो गया और कितना 3, और फिर एक बार 9 उतार लेंगे। फिर ये कितनी बार जाएगा? 9 बार में। 9 1 9 9, 9 चौको 36, देखिए शेष कट गया है ना। अब आपको बता दें, अगर शेष बचा होता ना तो यही हम इसमें से घटा दिए होते। शेष अगर बचा होता तो यही तो इसमें से घटा दिए होते, लेकिन नहीं बचा। तो इसका मतलब हुआ कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 41 से कट जाएगी, तो यही होगी बड़ी संख्या। क्या होगी? यही होगी जो ऑलरेडी है। और अगर शेष आया होता, मान लेते हैं अगर 2 आया होता तो 2 घटा देते। मान लेते हैं 32 आया होता तो 32 घटा देते। मान लेते 43 आया होता, 43 आएगा, अरे बकलोल है, 43 आएगा कैसे? 41 से काटेंगे 43 से कैसे बच जाएगा? जब भी बचेगा तो 41 से नीचे बचेगा, इसका मतलब 40 39 ये सब बचेगा, 29 बचेगा। तो अगर 29 बचेगा तो 29 माइनस कर दीजिएगा, वो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब आपको बड़ी संख्या भी मिल गई, छोटी संख्या भी आपको मिल गई।
ये पहली बात। दूसरी बात, 1 से लेकर के अगर कह दे यहां तक यानी 99,999 है ना ये, और अगर हम इसमें 1 का जोड़ देंगे ना तो ये तुरंत हो जाएगा 1 लाख। यानी कह दे क्वेश्चन अगर 1 से लेकर के अगर 1 लाख तक 1 लाख तक 1 लाख तक यहां तक क्या था 10,000 ना, यानी 1 से लेकर के 10,000 के बीच में 41 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है तो 243। और अगर क्वेश्चन करता है कि 1 से लेकर के 1 लाख तक कुल कितनी संख्या है जो 41 से कटेंगी तो आपका आंसर हो जाएगा 2439। ध्यान से समझे कि नहीं, ध्यान से समझे कि नहीं, ये आपका आंसर है। और इतना नहीं, अभी और सुनिए, अगर कह देता कि 10,000 और यानी 5, ऐसा कह देता सवाल कि अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या तक 41 से कुल कटने वाली कितनी संख्या है, सवाल चेंज कर दिया। अब 1 से नहीं पूछ रहा है, अगर 1 से पूछेगा तब इसका आंसर है, 1 से पूछेगा तब इसका आंसर है, लेकिन 20 से पूछ दिया है यानी 10,000 से 1 लाख के बीच में पूछ दिया है तो कुछ नहीं करेंगे। 243 में से क्या नाम है 2439 में से 243 को घटा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ 243 को घटा देंगे, 6 13 में 4 जा 9, यहाँ पर 1 आया है बस 2196, तब आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। क्लियर है? तो आपको देखिए क्वेश्चन कितने मिल रहे हैं, अभी ये सुन लीजिए कि अगर 41 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन है 10,004 है, कितनी संख्याएं कटेंगी 1 से लेकर के 10,000 के बीच में 243। दो क्वेश्चन। 41 से कटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 अंकों की 99,999 ऑलरेडी है, कितनी संख्याएं कटेंगी 2439। अगर क्वेश्चन करते कि 10,000 और 1 लाख के बीच में 41 से कुल कितनी संख्याएं कटेंगी 2196। ये 5 क्वेश्चन हुआ। और यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर यहीं पर बात करते हैं पदों का योग बताओ, इतने 10,000 के बीच में या यहां से लेकर के कहीं तक का अगर क्वेश्चन कर देना कि पदों का योग बताओ जरा हमको, जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, मतलब 10,000 के बीच से 10,000 से 1 लाख के बीच में 41 से कटने वाली सभी पदों का योग बताओ, तो जरा बताइए कुल कितने पद आए 2196। 2196 बटा 2 कर दीजिए। अब फार्मूला होता है SN बराबर n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यही होता है, ठीक ना। तो प्रथम क्या था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन थी, वो थी आपका 10,004। 10,004। अब बड़ी संख्या कौन थी, ये खुदा थी ना। बस यही सॉल्व कर लेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका कौन सा सवाल 6वां नंबर सवाल। तो देखिए एक ही सवाल से आप कितने सवाल सीख सकते हैं और आपको ये समझ में आना कि छोटी कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ देंगे। आप बड़ी कैसे निकालते हैं, केवल और केवल जो से सवाल आता है उसी को इसमें से घटा देंगे, वो बड़ी आ जाएगा। बस बाकी पद भी ज्ञात करने आपको आ गया, योग भी ज्ञात करने आ गया। आप इस तरीके के सवाल को पूरी तरीके से आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए होंगे तो बता जरूर दे दीजिएगा, ठीक ना, बता दीजिएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर कितनी साधारण ब्याज की दर बताइए कितनी है इस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखिएगा साधारण ब्याज की बात कर रहा है। साधारण ब्याज की जब भी बात करेगा तो आपको हम बता दें कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब कभी भी अगर दर पूछे या समय पूछे ऐसे सवाल में तो हमेशा जो होता है वो मूलधन को 100 मानिएगा। क्या मानिएगा 100, क्या मानिएगा 100, ठीक ना। जब भी दर या समय दो में से कोई एक पूछे तो मूलधन को 100 मानिएगा। जब साधारण ब्याज में कहे इतना गुना हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, 18 गुना हो जाती है, 5/2 गुना होती है, 80 गुना होती है, कोई तनो गुना कह दे, आप हमेशा एक का बात करिएगा कि मूलधनवा को मानिएगा 100। अब देख लेते हैं कितना गुना होती है। कह रहा है स्वयं का 3 गुना ना, तो इनका 3 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए तो 3 गुना कितना हो जाएगा 300 ना हो जाएगा। आज 3 गुना क्या है, ये मिश्रधन है। तो अगर मिश्रधन 300, 3 गुना मिश्रधन हो जाएगा, माने मिश्रधन क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन 300 मूलधन 100। तो जरा तनी बताइए ना बेजवा कितना 200 रुपया ना, बस और कुछ करना ही नहीं है, फार्मूले में रख देना है, आंसर आपका मिल गया। देखिए जरा सा 200 बराबर मूलधन 100 माने हैं गुणे क्या दे रखा हो
50 वर्षों में समय का मान दे रखा, रेट ज्ञात करना है। तो R गुणे 50 बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा, 50 चौक को 100, बस देखिए। अरे आ गया कि नहीं आपका? तुरंत आ गया ना। अच्छा, इसी पर एक और सवाल बना लेते हैं। ये तो वो सवाल हुआ, क्या दे रखा था? ये समय दे रखा था, रेट ज्ञात करना था। अगर यहीं पर सवाल कर देता कि यदि कोई राशि स्वयं का 5 गुना हो जाती है, इसका मतलब है मूलधन कितना हुआ जी? 100, मिश्रधन कितना हुआ जी? 500, ब्याज कितना हुआ जी? 400। अब यहाँ पर देखिए समय दे रखा था, रेट ज्ञात करना था। यहाँ पर हम रेट दे रहे हैं। रेट कितना देते हैं? रेट देते हैं 20%। तो पूछ रहे हैं हम समय ज्ञात करो। कोई झंझट, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला क्या है? ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। सवाल पूरा पढ़ के बताते हैं कि करा यदि ब्याज क्या करा, यदि कोई राशि 20% पर स्वयं का 5 गुना हो जाती है तो समय बताओ कितने वर्षों में ऐसा होगा? ये कारनामा कितने वर्षों में होगा? तो जरा देखते हैं ना। तो ब्याज बराबर होता है क्या? ब्याज बराबर होता है मूलधन 100 गुणे दर गुणे समय बटा 100 से 100 काट देंगे। 20 कितना बार में कट जाएगा? ये 20 बार में कट जाएगा। यही है समय, यानी समय बराबर हो गया 20 वर्ष। बोले कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात समझ लीजिएगा। अब एक ठो हम और बता दे रहे हैं आपको। अगर आप चाहें तो जो रेटवा होता है ना, उसी रेटवा से डायरेक्ट आप भाग दे दीजिएगा दोनों के गुना में जितना बात करेगा। जैसे देखिए, ये 5 गुना कर रहा ना, तो 1 गुना और 5 गुना का अंतर होता है 4, यानी 400 कर दीजिएगा। तो 400 में उसका भाग दे दीजिएगा, 20 का आ जाएगा। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है? कितना बोला? 3 गुना ना, तो 1 और 3 में अंतर होता है 2। इसी को मान लीजिए 200। और किससे भाग दे देंगे? अगर दर पूछेगा तो समय से, समय पूछेगा तो दर से। तो क्या पूछा इसमें? दर पूछा तो समय से भाग दे। समैया कितना हो? समैया 50 वर्ष। तो काट दीजिए 50 को 100, 4% आ गया। अरे डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं? ये डायरेक्ट कहाँ से आया है? यही से आया है। क्लियर? ये बेसबस में आया है, बेस से आया। तो ट्रिक हमेशा कहां से आता है? बेस से। तो दिमाग में रखेंगे ना तो सब पता चल जाएगा कि कैसी लगाना है। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो मेहनत करते रहिए। कहा जाता ना, पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं, और पसीने से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप भी जितना पसीना में रह करके मेहनत करेंगे ना, भूल जाएंगे कि गर्मी क्या है, बरसात क्या है, ठंडी क्या है। अगर इन सब बातों से अगर आप ऊपर उठ करके मेहनत कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सफल होने से कोई रोकने वाला है नहीं, और बहुत जल्द ही वो दिन आने वाला है। और ये जान लीजिएगा, हमेशा मेहनत जब करेंगे आप ना, तो एक ऐसा भी वक्त आएगा आपको लगेगा ना कि मतलब बहुत परेशानियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां आपको आएंगी। और जानते हैं, परीक्षा के पहले एक परीक्षा होती है, और वो परीक्षा ऊपर वाला लेता है, और जो उस परीक्षा में पास होता है वो उस परीक्षा को पास कर लेता है। याद रखे रहिएगा, जब भी आपका परीक्षा नजदीक होगा आप देखेंगे हमेशा आपके सामने कोई न कोई बाधा आ जाएगा, कोई न कोई बाधा आ जाएगा। वो बाधा नहीं है, वो परीक्षा ऊपर वाले का है। उस परीक्षा में पास होइए, अगली परीक्षा आपका इंतजार कर रही है। सक्सेस होने से, सफल होने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है, निश्चित ही आप होंगे। चलिए, तो क्या बोल रहे थे? हाँ, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चले ना। हाँ, जरा अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करा? यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में इतना % बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में। तो जरा बात नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर हम बात करें आयत का परिमाप बात करें तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर यहीं पर वर्ग की बात करें तो वर्ग का क्षेत्रफल नोट करके लिखिएगा, भुजा का स्क्वायर। फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर। अगर हम यहीं पर बात करें किसका? वर्ग का परिमाप की बात करेंगे तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? ये होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अच्छा, एक और होता है विकर्ण भी होता है ना, करणी में 2 गुणे भुजा, करणी में 2 गुणे भुजा। और इसका जो विकर्ण होता है वो होता है विकर्ण बराबर होता है करणी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। नोट करिएगा, ठीक ना। अगर बात करें यहाँ पर वृत्त का, ऐसा फार्मूला भी बता दे रहे हैं, आप फार्मूले पर पूरा कहानी खत्म कर देंगे इनका। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर है, और जहां आर क्या होती है? त्रिज्या होती है। अगर इसकी परिधि की बात करें तो परिधि कितना होता हो? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर। यहीं पर उसके बाद से हम त्रिभुज की बात कर लें। अगर हम त्रिभुज की बात करें तो अगर कोई भी त्रिभुज रहे, त्रिभुज में देखिए कई प्रकार के होते हैं, कोई भी
भी अगर है, कोई भी त्रिभुज रहे तो उसका क्षेत्रफल होता है, नोट करिएगा करणी में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, जहां यस बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ये होता है, ठीक ना। अगर बात करें यहीं पर समकोण त्रिभुज रहे, नोट करिएगा समकोण त्रिभुज रहेगा तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। अब परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ दीजिए, परिमाप में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें हम समबाहु त्रिभुज रहे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करणी में 3/4 गुणे, नोट करिएगा भुजा का स्क्वायर, करणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक ना। ये सब नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पर बात करें समबाहु त्रिभुज के अंदर एक परिवृत्त बना, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर परिवृत्त बने और परिवृत्त के अगर त्रिज्या की बात हो रही है तो नोट करिएगा a बटा करणी में 2 होती है, a बटा करणी में 2 होती है। अगर वहीं पर परिवृत्त न बन करके अगर अंतःवृत्त त्रिज्या बने तो अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है a बटा 2 करणी में 2 होती है, ठीक है ना। और अगर बात करें इनके अनुपात का, नोट करिएगा अगर इनका अनुपात माने परिवृत्त बटे अंतःवृत्त, परिवृत्त बटे अंतःवृत्त, तो इसका जो अनुपात होता है 2:1 नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक ना। ये इतने फार्मूले आपके जो परीक्षाओं में कहीं कहीं किसी रूप से आते रहते हैं। एक और फार्मूला नोट करके लिखिएगा, 4 कमरों का अक्सर करके आप देखे होंगे 4 कमरे की जो दीवार होती है उसका क्षेत्रफल पूछता है, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल नहीं पता होता तो आप लगा नहीं पाते हैं, तो 2 गुणे, नोट करिएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, नोट करिएगा। यही अगर क्वेश्चन करता है कि 3 लंबाई है 4 चौड़ाई है और 5 ऊंचाई है कमरे का, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो फार्मूला क्या, सवाल क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 4 गुणे ऊंचाई। अगर ये सब समझ लेंगे, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो सवाल लगाने में रत्ती भर का टेंशन नहीं है। तो 4 3 7 और 7 दूना 14 और 14 5 70 हो जाएगा, ठीक ना। 70 क्या वर्ग इकाई। तो ये इतने सब फार्मूला नोट करके लिखेगा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या है, अब आपका क्या कर रहा है कि देखिए परसेंटेज की बात कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हो तो कुछ हम बताएं, इसको मिटा करके उसके बाद से हम सवाल बताते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, इतना नोट करिएगा। और ये जब नोट कर लेंगे ना तो इसी पर अभी सवाल बनाएंगे, तो फार्मूला को अपने सामने रखे रहिएगा, ठीक ना। जब फार्मूले को अपने सामने रखे रहेंगे ना तो जो भी चीजें समझाएंगे सब समझ में आएगा। क्या सब समझ में आएगा, सब समझ में आ रहा है ना। चलिए यहां पर इसको मिटा रहे हैं और सवाल हम आपको समझा रहे हैं। पहला सवाल बनेगा डायरेक्ट माने क्या, लंबाई दे देगा, चौड़ाई दे देगा, पूछ देगा आयत का क्षेत्रफल बताओ, ये विकोण बताओ, परिमाप बताओ, वर्ग का दे देगा, भुजा का देगा, वर्ग बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल का देगा बराबर है, तो कुछ भी कर देगा। ये सब तो सिंपल वाले सवाल होते हैं जो डायरेक्ट मान दिए रहते हैं। दूसरे वाले सवाल जो बनते हैं आपके, पहला सवाल जो होता है वो सिंपल सवाल होता है, लिख भी दे रहे हैं सिंपल सवाल, जो कि अभी हमने बताया जो फार्मूले पर आता है। जरा दूसरा सवाल नोट करिएगा। दूसरा सवाल जानते हैं कैसे आता है, दूसरा सवाल आता है अनुपात वाला महाराज, अनुपात वाला सवाल। अनुपात वाले सवाल में कैसे बनेगा जरा देखिएगा। अगर कहते लंबाई, अगर कहते यहाँ पर 2, जब भी अनुपात वाला सवाल बनता है तो हमेशा नोट करिएगा यहाँ पर 2 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, 2 लोग। लोग का मतलब होता है आयत, यानी 2 आयत होंगे, 2 वर्ग होगा, 2 वृत्त होगा, 2 त्रिभुज होगा, ठीक है ना। ये सब नोट करिएगा। तो अगर 2 लोग होते हैं अनुपात में, अगर कहते हैं कि इनके लंबाई का अनुपात 2:3 है और चौड़ाई का इनके क्या है, चौड़ाई ना, तो चौड़ाई को b मान लेते हैं, तो चौड़ाई का अनुपात इनके 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो कुछ नहीं करना है, लंबाई में चौड़ाई का गुणा हो रहा है तो क्या कर देंगे, लंबाई में चौड़ाई का 2/3 और इसी में गुणा कर देंगे इसका 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4, आपका आया कितना हो 1/2 अनुपात आया। क्या आया 1:2, यानी क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आएगा 1:2, यानी पहले वाले का 1 अनुपात दूसरे के का 2 के हिसाब से उसका क्षेत्रफल रहेगा। ये अनुपात वाले क्वेश्चन बनते हैं, सब पर बन जाएगा, सब पर बन जाएगा। जरा बताइए वर्ग का क्षेत्रफल का अगर कहते हैं कि 3:4 भुजा हो 3:4 तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, 3 का वर्ग हो जाएगा 4, 9 और 4 का वर्ग 16, 9:16। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आओ तो जरा बताओ वृत्त का क्षेत्रफल। अगर हम कहते हैं त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो जरा क्षेत्रफल बताओ, तो 3 का वर्ग हो जाएगा और 4 का वर्ग हो जाएगा 9:16। अगर 2/3 होता तो 2 का वर्ग, पाई को हटा देंगे, नेतांक मान हटा देंगे, अनुपात में नेतांक मान हट जाता है। समझ रहे हैं कि हम जल्दी आ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। तो आर का मान अगर कहते 2:3 तो ये हो जाएगा 4:9। अगर कहते परिधि का में अगर कहते त्रिज्याओं का अनुपात अगर कहते 4:9 है तो जरा बताओ परिधियों का अनुपात कितना होगा। तो कुछ नहीं, इस पर 1 घात है तो 1 का घात होगा, यानी 4 पर 1 घात 4 होता, 9 पर 1 घात 9 होता, 4:9। ये अनुपात वाले सवाल हुए। ऐसे बताइए समबाहु त्रिभुज में बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये अनुपात वाला सवाल हुआ। जरा तीसरा वाला सवाल देखिए, गुना वाला सवाल। गुना वाला सवाल आता है सवाल में, जरा पूछिए समझिए गुना वाला क्या कह देगा। अगर आयत की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, इसको कहते 2 गुना कर दिया जाए और इसको कहते 3 गुना कर दिया जाए, आयत का क्षेत्रफल
क्या होगा, अरे भैया लंबाई बढ़ा है चौड़ाई बढ़ा है तो क्षेत्रफल तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्षेत्रफल तो बढ़ना ही बढ़ना है, कैसे बढ़ेगा, अगर 2 गुना 3 गुना तो 2 तिहाई 6 गुना, क्योंकि गुणा हो रहा तो आप भी गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग होगा तो वर्ग कर दीजिए, गुणा होगा तो गुणा कर दीजिए, भाग है तो भाग कर दीजिए, जो कर देंगे वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इन 2 तिहाई 6 गुना का क्षेत्रफल। जरा बताइएगा जरा सा, अगर कहते वर्ग का क्षेत्रफल, अगर कहते भुजा को 4 गुना कर दो, भुजा को 4 गुना कर दो तो क्षेत्रफल बताओ कितना गुना हो जाएगा, तो आप बताओ 4 का वर्ग कितना होता है 16 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 गुना, कितना हो जाएगा 16 गुना। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जरा बताएगा, अगर कहते त्रिज्या को 3 गुना, उत्तर बताओ त्रिज्या को 3 गुना, अगर त्रिज्या को 3 गुना तो 3 का वर्ग होता है 9, तो वृत्त का क्षेत्रफल 9 गुना, ठीक है। अगर कहते परिधि, अगर परिधि को कहते 2 गुना तो परिधि कितना होगा, तो जरा देखिए यार पर एक का घात है तो 2 गुना हुआ, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, ठीक है ना, यानी 2 गुना तो हम भी 2 गुना, अगर तू 4 गुना तो मैं भी 4 गुना, तू 8 गुना तो मैं भी 8 गुना, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है क्योंकि किस पर वर्ग है, अगर तू 2 गुना तो हम तुम्हारे वर्ग, यानी 2 का 4 गुना, अगर तू 3 गुना तो मैं 9 गुना, तू 4 तो मैं 16, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं, समझे ना, समझे, ये गुना वाला सवाल होता है। अब परसेंटेज वाले सवाल में देखिए क्या करना है, अगर एक घात रहेगा तो एक बार बढ़ाइएगा, अगर 2 घात रहेगा तो 2 बार बढ़ाइएगा। प्रभावी परसेंटेज कैसे निकालते हैं 2 बार, वैसे निकालना इसमें भी है। तो जरा देखिए, अगर कहते हैं कि लंबाई में 10%, अगर कहते हैं लंबाई में 10% बढ़ रहा है और चौड़ाई में भी 10% अगर बढ़ रहा है तो क्या करते हैं महाराज, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, बस वही कमा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, क्योंकि केवल लंबाई और चौड़ाई है ना, तो लंबाई और चौड़ाई यानी क्या हो जाएगा, ये 10 बढ़ रहा है प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, समझे कि नहीं। ये कितना आ गया 21%। इसका मतलब है कि याद का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अगर पूछता है तब तो 21 में 100 जोड़ देते, क्योंकि हो जाएगा मतलब 121% हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। ये दोनों प्रश्नों में बड़ी बारीकी से ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कारनामा कर देंगे आप, आता हुआ सवाल 1 नंबर दूसरे को दे देंगे। चाहते हैं कहा देना, नहीं ना तो नहीं दीजिए। तो वही बात है, 21% क्या होगा, वृद्धि होगा। हो कितना जाएगा 121%। सवाल समझे कि नहीं अपना, अब बताइए सवाल समझे कि नहीं। अगर यहाँ पर कह दें तो 2 घात है ना, तो 2 बार बढ़ेगा। अगर कह दें 20% तो 20 का 2 बार बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कर देंगे 20 प्लस 20 गुणे 20 बटा 100 आ जाएगा आपका 44%, यानी वर्ग का क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। अरे बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं, सही बताइएगा, दिल पर हाथ रख कर बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर ये समझ में आया तो आपके सामने ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं किसी न किसी तरीके से नाचते होंगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, 4 तरीके के क्वेश्चन टोटल और एक सिंपल, ये सब 4 तरीके 5 तरीके के क्वेश्चन आपको बताए जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ये परसेंटेज वाला, अब सवाल पर जरा देखिए क्या हो, सवाल क्या है 15 और 20%। जरा बताइए क्या कारनामा करेंगे, क्या कर देंगे, पहले 15 बढ़ाएंगे फिर 20 बढ़ाएंगे और फिर क्या कर देंगे 15 गुणे 20 बटा 100, 20 25 100 5 15, अब 15 20 कितना हो जाता है 35 प्लस 3 इक्वल टू 29% क्या होगा, हो बढ़ जाएगा नो। तो जरा बताइए अभी क्या बताए हैं हम, परसेंटेज बढ़ाने में यही ना बताए हैं, यही ना बताए हैं। तो बस चलिए, यानी इसकी कहानियां पूरी की पूरी खत्म हो गई। और सब फार्मूला भी नोट करके लिख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगी सबका, ठीक है ना। अगर फार्मूला कभी कभी नहीं याद रहता ना तो एक बड़ा छोटा सा सवाल भी नहीं लगा पाएंगे। और अगर फार्मूला अगर आपको याद है तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कुछ जगह फार्मूले का खेल होता है, कुछ जगह ऐसे ही सवाल आप लगा सकते हैं देख करके, सेंस से लगा सकते हैं, और कुछ जगह प्रैक्टिस मांगता है, हर चीज मांगता है मैथ। तो बस आप हर चीज देने के लिए तैयार रहिए, मैथ आपका एक दिन जरूर आपके साथ होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसा ही बता सकते हैं, लेकिन लगा करके बताएंगे। लगा करके बताने से थियरी कुछ आपको समझ में आएगी, जब थियरी आपको समझ में आएगी तो पक्का कुछ ना कुछ और आप नया सीखेंगे। बताइए सही है ना। हम कहते हैं यहाँ पर a का मान b का मान c का मान बराबर 1 रख दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 2 1 3। इधर कितना आया जी 3 आया। इधर देखो 1 गुणे 1 1 आया, 1 गुणे 1 1 आया, 1 गुणे 1 1 आया, 1 और 1 1 3 आया कि नहीं आया, इसका मतलब 1। तो जरा देखिए किसका मान पूछ रहा है, a प्लस c बटा b का मान, तो 1 प्लस 1 बटा 1 अर्थात 2 बटा 1 अर्थात 2 इसका उत्तर है। ठीक है, अच्छी बात है, ये सब तो जान गए हम। इसका मतलब कभी भी ऐसा समीकरण अगर आए तो आप वहां पर ऐसा लगाइएगा, यहो बता दे रहे ऐसा लगाइएगा, लेकिन आपको कुछ सिखा भी दें। अगर सीखेंगे नहीं तो नया चीज नहीं जानेंगे, और नया नहीं जानेंगे तो फिर समझेंगे कैसे। तो जरा समझिएगा, ये दिया है यही ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ab प्लस बी सी प्लस सी ए। 2 से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ,
दोनों तरफ 2 से गुणा कर, कहाँ किए हैं जरा देखिएगा, अभी देखिए 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², इधर इसको सबको इधर भेज दीजिए, तो -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। कोई हर्ज बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जरा देखिए, एक थियरी हम आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं, वरना हम इसका आंसर दे चुके होते हैं। ठीक है, तो जरा इसका देखिए a² अब प्लस a², इसको 2 बार लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं b² प्लस b² 2 बार लिख देते हैं। कोनो हर्ज हो? बिल्कुल नहीं है ना, तो हर्ज होना भी नहीं चाहिए। अब जरा देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं a² प्लस b² प्लस -2ab, फार्मूला क्या बनता है, इसको एक साथ कर लीजिए, कारनामा समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिर आई अगले वाले को bc यानी b² प्लस c² माइनस 2bc, b² प्लस c² माइनस 2bc, इसको एक साथ कर लीजिए, प्लस क्या बच रहा देखिए c² और a², c² प्लस a² माइनस 2ca बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। ये फार्मूला क्या बन जाएगा हो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 0, ये फार्मूला बन जाएगा। अब जरा देखिए, कभी भी आपको बताते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन होता है तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0 और c माइनस a बराबर 0, यही समझाने के लिए हम आपको ये चीज इतना बताए हैं। और अभी आपको सवाल भी बताएंगे, सवाल आता कैसे है इस पर। तो a माइनस बी बराबर 0, b माइनस सी बराबर 0, c माइनस a बराबर 0, तो जरा यहां से देखिए a बराबर क्या हो जाएगा जी, अगर a बराबर b और यहाँ पर b बराबर c और यहाँ पर c बराबर a, अर्थात तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो a बराबर b बराबर c, और तीनों एक दूसरे के बराबर, आप जो मर्जी वो रखिए, चाहे एक रखिए मनवा चाहे 2 रखिए, हम एक रखे ना आप 2 रखिए, तो कोई बात नहीं है, 2 रख करके देख लीजिए, तब वो आपका सही आएगा। ये 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 8 4 12, इधर 12 आया ना, इधर देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 4 12, आया कि नहीं आया, 12 बराबर। कोई भी मान रखेंगे ना आपका बराबर आएगा, कोई भी मान रखिए। और अगर आप इस जो क्या ज्ञात करना था मान ना, तो जरा देखिए 2 प्लस 2 बटा 2, तो 4 बटा 2 अर्थात 2 नहीं आया, वो आएगा। तो यहाँ पर सीखने वाली बात क्या हुई, जरा वो समझे सवाल कैसे आता है। देखिए सवाल क्या पूछेगा, कह देगा p माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस q माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 अगर कह दे तो क्वेश्चन क्या करेगा, सुनिएगा, p प्लस q की वैल्यू बताओ, कुछ भी क्वेश्चन कर देगा, p प्लस q की वैल्यू बताओ, p प्लस q बटा p की वैल्यू बताओ, कुछ भी कर देगा क्वेश्चन। जरा सुनेगा, अगर कभी भी अगर ऐसा रहे जैसा कि यहाँ पर आया है, तो ये अलग अलग हम देखो क्या कर दिए हैं, 0 कर दिए हैं ना, अलग अलग 0 कर देना, तो वैसे इसको भी कर देंगे, p माइनस 3 बराबर 0 और वहाँ पे क्या हो जाएगा q माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ से p की वैल्यू मिल जाएगी 3, यहाँ पर q की वैल्यू मिल जाएगी 4। इसको सिखाने के लिए बताए हैं। अब बताइए 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है, यानी p प्लस q की वैल्यू मिल गई कितनी, 7। यही समझाने के लिए आपको बताया है। और ये जब दिया रहेगा ना, ये हो सकता है आगे भी कुछ दे दे, r माइनस 4 बराबर r माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, वो संख्या और भी बढ़ा सकता है। आपको मेन चीज क्या समझना है कि अगर कभी भी इनके प्लस हो या माइनस हो, अगर उनके वर्ग हैं प्लस हो या माइनस हो, उनके वर्ग हैं बराबर 0 अगर हो, तो ये अलग अलग 0 होते हैं। जैसे ये देखिए अलग 0, ये अलग 0 और स्क्वायर हट जाता है, बस ठीक ना। ये सब सवाल बन जाएंगे, कभी भी ये सब सवाल बन जाएंगे, ठीक ना। तो बस ये आपको आंसर मिल गया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, डायरेक्ट भी सीख लिए। तो आपको लगाना कैसे, डायरेक्ट है, ये सब समीकरण में ना हमेशा आप वैल्यू पुट किया करिए, ठीक ना। 1 2 -1 -2 0 ये सब मान रखा करिए। अगर इस पर समीकरण सॉल्व दोनों पक्ष अगर बराबर आ रहा है तो जान लीजिए वो आपका सही आएगा, ठीक है ना। अलजेब्रा वाले सवाल में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक कक्षा में 15 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ऐसे सवाल में हम आपको बोले थे कि परिवर्तन ज्ञात करो, क्या परिवर्तन। तो जरा देखो, पहले हम छात्रों की संख्या में परिवर्तन ज्ञात करेंगे, फिर औसत भार में परिवर्तन ज्ञात करेंगे। तो पहले संख्या में परिवर्तन देखा जाए। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम, अच्छी बात है भैया। यदि उसमें कक्षा के अध्यापक का भार शामिल कर लिया जाए, यानी कोई गया नहीं है, केवल अध्यापक साहब आए हैं, यानी टोटल कितने लोग हो गए 25 से 26। तो पहले औसत कितना था 50 और अब कितने लोग हो गए 26 लोग हो गए। और इन्हीं एक जो अध्यापक साहब आए हैं उन्हीं की वजह से 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, यानी 26 में 1 किलोग्राम की वृद्धि तब हुई होगी, क्योंकि यही जब आए हैं तो वृद्धि लेकर क्या है, बाहर लेकर क्या है। तो पहले था 50 और 1 का वृद्धि, आप 25 और 1 26, अर्थात 25 पहले थे और 1 अब आ गए, ठीक ना। अब कितना हो जाएगा 50 प्लस 26 अर्थात 76 किलोग्राम। तो जो टीचर हैं, जो अध्यापक हैं, कितने किलोग्राम के हैं 76 किलोग्राम के। बस ये आपको पता चल गया है।
चलिए इसका भी आंसर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौसम 13 और लौसत 455 है, यदि उनमें एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो संख्या क्या है? जरा सुनिएगा, सवाल लाजवाब है, सवाल लाजवाब है। एक संख्या x से मान लेते हैं और एक संख्या y है, और आपको बताएं कितनी बार हम बताएं, कितनी बार बताएं कि जो मौसम है 13, ये मौसम क्या होता है? इस संख्या में होता है। मौसम कहाँ होता है? इस संख्या में होता है। नोट करिएगा थियरी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसत गुणे मौसम, ये फार्मूला होता है, ये आपको पता होगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसत गुणे मौसम, ये आपका फार्मूला बनता है। तो जरा देखते हैं पहली संख्या कितनी है। आई मौसम इसी में होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 13x हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? 13y। समझ में आया क्या बोले हैं कि मौसम उसी में होता है, वो 13x हो जाएगा 13y। और लौसत कितना हो? 455 है ना, हाँ, और मौसम कितना? 13 है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। 13 से 13 को काट दिया, 13 से काटेंगे 13 या 39 और 13 पचे 35, यानी x गुणे y बराबर आपका आ गया 35। अब हम आपको बताए थे युग्म निकालना, तो जरा देखिए ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, 35 लिख दिए, 35 है। ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर 35 आ जाएगा? जरा वो देखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक जो युग्म बन रहा है वो बन रहा है 1 और 35 का, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दूसरा वाला जो युग्म बन रहा है वो 2 से नहीं बनेगा, 3 से नहीं बनेगा, 4 से नहीं बनेगा, 5 से बनेगा, 5 और 7 का। फिर उसके बाद से देखिए कोई युग्म बन रहा है क्या? बिल्कुल भी कोई और नहीं बनेगा, कोई भी और नहीं बनेगा। इसका मतलब कुल कितने युग्म बने? 2। अच्छा, युग्म कहते, युग्म बनते कैसे हैं यो बता दे रहे हैं। ऐसी संख्या जिनका मौसा 1 हो, मौसा 1 हो और वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात जिनका मौसा 1 होता है वही सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, और उनका मौसा 1 होता है। नोट करके लिखिएगा इस बात को। तो जरा देखिए संख्याएं मिल 1 और 2, इन 2 युग्म मिल गया। अगर इसका पूछा होता कि कितने युग्म हैं तो आपका आंसर होता 2 युग्म है। यो सवाल पूछता है कितने युग्म हैं? 2 युग्म। अभी एक सवाल और बता दे रहे इसी पर, ठीक ना? तो 2 युग्म हैं। अब देखिए ये तो मिल गया 2 युग्म। अब जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? देखिए मौसम को मत भूलिएगा, मौसम आपका 13 है। तो जो पहले युग्म में से मिला है ना वो देखिए 1 और 35 मिला है, तो इसमें हम 13 का गुणा कर देंगे, तो 13 का नाम 13 और 13 गुणे 35 एक ही संख्या हो जाएगा, है ना। और दूसरा जो संख्या होगा वो होगा 13 पच्चीस 65 और 13 सत्ते 91, दूसरा संख्या ये हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, एक संख्या मिल गया आपको 13 और एक संख्या मिला 13 गुणे 35, गुणा कर लीजिएगा। एक संख्या मिला 65 और एक संख्या मिला 91, यानी एक जोड़ा पे ये बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है। अब आपका देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है हो, क्वेश्चन है 75 और 125 के बीच में बताइए कौन है। आप बताइए 75 और 125 के बीच में कौन है? आपको नजर आ रहा है केवल और केवल 91 है। बोलिए कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत अगर हो तो? बिल्कुल भी नहीं है। तो बस अगर वही कहते तब 75 से नीचे कौन है, तब आपका 65 हो जाता है या 13 हो जाता है। तो आपको वो संख्या भी पूछ सकता है, कितने युग्म बनेंगे वो पूछ सकता है, वो संख्या पूछ सकता है, और जो सवाल पूछा वो तो पूछबे करेगा। तो कई तरीके के सवाल बनते हैं, ठीक ना। तो बस ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से एक अगला सवाल है, उसको समझा देते हैं तुरंत, ठीक ना। जैसे ये सवाल है वैसे इसके जस्ट अगला वाला सवाल है। जरा देखिए अगला, कह रहा 2 संख्याओं का योग 36 है, उनका मौसा 4। अभी हम बोले कि मौसा कहाँ होता है? उस संख्या में होता है। तो अगर संख्याएं x और y है तो क्या हो जाएगा? 4x योग कर रहा तो 4x धन 4y बराबर 36। वहां पर गुणा कर रहा था, यहाँ पर योग कर रहा है, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। वहां पर गुणा कर रहा था, यहाँ पर योग कर रहा है। और अच्छा एक बार और गुणा वाला यहीं पर बता देंगे। अभी 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस y बराबर 36, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा? हो 9। अब इसी का हम युग्म बनाएंगे। तो जरा देखिए पहला युग्म क्या बनेगा? यहाँ पर वहां पर गुणा करने से बन रहा है, यहाँ पर पहले थोड़ा और कर देते हैं। अगर यहाँ पर कहते हैं कि मौसा कितना, वही सेम सवाल ले लेते हैं। मौसा 4 है और इनका जो गुणनफल है वो है आपका मान लेते हैं कितना, मान लें 64 मान लें। गुणनफल कितना है? 64 है। यहाँ पर योग दे रखा है, यहाँ पर गुणनफल कर दे रहे हैं। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। एक संख्या x और एक संख्या y, तो पहला संख्या 4x, दूसरा 4y बराबर 64। तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, यानी x y बराबर आ गया 4। अब इसका भी युग्म बनाएंगे जैसे यहाँ पर बनाए। यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए, वहाँ पर गुणा करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ने पर क्या आ जाएगा? जैसे 1 और 8 को जोड़ने पर 9, 2 और 7 को जोड़ने पर 9, 3 और 6 को जोड़ने पर 9, 4 और 5 को जोड़ने पर 9। अब बाकी जो संख्याएं रिपीट होंगी। बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर भी कर लेते हैं। 1 और 4 का गुणा करने पर 4, 2 और 2 का गुणा करने पर 4, बस। और कुछ आएगा? नहीं आएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर नियम क्या कहता है कि ये संख्याएं सहभाज्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सहभाज्य। और सहभाज्य संख्या वही होती है जिनका मौसा 1 होता है, अभी अभी बताए हैं।
अभी बता, अभी भी नहीं भूलेंगे। तो जिनका मौसा एक होता है वो सब बात संख्या होती हैं। तो जरा देखिए कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं। इनका मौसा एक अच्छी बात है, इनका मौसा एक अच्छी बात है, इनका मौसा अरे नहीं, इनका मौसा 3 ये नहीं है, इनका मौसा एक अच्छी बात है। यानी इसकी कुल युग्म की संख्या कितनी है? युग्म है 3। अगर क्वेश्चन ये पूछा है तो युग्म आपका आंसर मिल गया 3। यहाँ पर देखिए इसका मौसा एक अच्छी बात है, इसका मौसा अरे नहीं, इसका भी युग्म नहीं है, तो इसका युग्म कितने हैं? अगर युग्म पूछता तो इसका आंसर कितना मिल गया? 1 मिल गया। समझे कि नहीं? यहाँ पर गुणा करने पर आना चाहिए, यहाँ पर जोड़ने पर आना चाहिए। अगर समझेंगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर वो पूछ देता ना वो मान है कितना है, तो तब देखिए वो जो युग्म आया है वो 1 और 4 है ना, 1 और 4, तो मौसा से इसी में गुणा कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 4 और 4 चौके 16, ये संख्या है, एग्जैक्ट वो संख्या है। अगर वही क्वेश्चन यहाँ पर करता तब देखिए क्या हो जाता है। पहला संख्या क्या है? 1 और 8 है ना, तो मौसा कितना है आपका? मौसा है आपका 4, तो 4 में 1 का गुणा करें तो 4 1 4 और 4 8 32, ई हो गया पहला संख्या। दूसरा संख्या देखिए 4 में 2 का गुणा करें तो 4 दूना 8 और 4 फते 28, फिर दूसरा संख्या होगा। और इधर देखिए 4 चौको 16 और 4 पचे 20, ये 3 संख्याएं मिल गई। ठीक ना? ये सब संख्या हो गई। तो दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन युग्म कितने हैं और संख्याएं कौन सी हैं, और सब संख्या होती कौन सी हैं जिनका मौसा 1 होता है। तो बस अब ये वाले सवाल तो नहीं भूलेंगे ना, कि अभी भी भूलेंगे? नहीं, अब मत भूलिएगा, कितनी बार भूलेंगे, है ना? चलिए हाँ, तो देखिए क्या कर रहा है। एक व्यापारी ने अपने माल की कीमत इस प्रकार अंकित की कि उसमें 25% का लाभ सम्मिलित हो और अंकित मूल्य पर 16% की छूट दिखे। हम आपको बता दे रहे हैं, अगर कहीं भी अगर अंकित दिखे, अंकित मूल्य कोई क्या कहते हो भैया? सूची मूल्य बोलते हो। क्या कहते हो? सूची मूल्य या छपा हुआ मूल्य कहते हो। अगर कहीं अंकित दिखे, क्रय मूल्य दिखे, अगर आपको बट्टा दिखे, बट्टा कोई क्या कहते हो भैया? छूट भी बोलते हो। अगर ये सब दिखे और लाभ या हानि अगर एक ही सवाल में दिख रहा है, अगर ये सब 4 जो नाम है ना, अगर कैसे देखिए अंकित दिख रहा है कि नहीं, अंकित किया जाए। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यथार्थ लाभ, ठीक ना, ये लाभ पूछ रहा है, क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाए, छूट दे रखा बटा, अगर ये सब नाम दिख रहे हैं तो हम आपको बता दें यहाँ पर थियरी काम करता है कि विक्रय बराबर होता है विक्रय। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। विक्रय को कहते क्या हैं? अगर हम अंकित मूल्य पर हमेशा क्या देते हैं भैया? बट्टा देते हैं। क्रय मूल्य पर क्या होता है? लाभ या हानि होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अंकित पर अगर हम बट्टा दे दें तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस छूट बटा 100, ये हमारा विक्रय हो गया। अब वहीं पर हम जब क्रय पर विक्रय निकालते तो क्या करते हैं? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100, ये हमारा विक्रय होता है। इसी दोनों को बराबर करना है तो हमारा एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर बहुतेरे सवाल लगते हैं, एक नहीं बहुत से सवाल लगते हैं। पहला सवाल लगाते हैं, क्या कर रहा है? 25% का लाभ सम्मिलित हो अगर अंकित ऐसा किया जाए। इसका मतलब है कि अगर अंकित मूल्य 100 मान लिया, सॉरी क्रय 100 मान लिया जाता है, ये 125 हो जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। क्या कर रहा है? छूट कितनी हो? 16%, तो 100 में 16 घटा देंगे तो 84 आ जाएगा बटा 100। अब बराबर ये क्या पूछ रहा है भैया? लाभ में पूछ रहा है, तो 100 प्लस लाभ जुड़ता है। अगर हार पूछता तो घटा देते हैं बटा 100, 100 से 100 कट जाएगा। बोले कटेगा कि नहीं? 25 चौको 100, 25 पचे 125 और ये 21 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 105 ना। हाँ, 105 बराबर 100 प्लस लाभ। तो जरा बता दो ना लाभ कितना आया आपका? लाभ आया 5%। बोलिए कोई दिक्कत? अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सवाल लगाने में कोनो दिक्कत ना ही होने वाली है। ठीक है ना? ये पहली बात हो गई। अगर यहीं पर सवाल दे दिया होता कि क्रय मूल्यवा अगर कह देता कि मान लीजिए 1300 रुपया है, और अगर कह देता अंकित मूल्यवा अगर मान लेते हैं 2000 है, अगर कह देता कि लाभ हमको चाहिए 20%, तो जरा छूट बताओ कितनी? ए महाराज रखना है, नहीं जानते हैं अंकित का 2000 मान रख दीजिए, गुणे 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर 1300 गुणे 20% लाभ है तो 120 बटा 100। बस लपेट दीजिए इनको, कैलकुलेशन ही तो करना है। यानी एक सवाल ही हो गया जो अधिक अंकित करता है, एक सवाल ही, और दूसरा सवाल जो सिंपल देता है। तीसरा सवाल सुनिएगा जरा सा, कह दे ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। सवाल सुनिएगा, कह दे कि क्रय मूल्यवा से अधिक अंकित किया जा रहा 50%, ठीक है ना, अंकित किया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य अगर 100 तो ही हो गया 150 अंकित मूल्यवान। तो फार्मूला जरा बनाइए, क्या कर रहा है? 150 गुणे क्या पूछ रहा है? 20% का लाभ चाहिए और हमको छूट चाहिए, नहीं सॉरी ना लाभ चाहिए ना हमको हानि चाहिए, तो छूट कितना होगा? तो जरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 माइनस छूट बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये 100 गुणे 100 प्लस 0
ना तो हमको लाभ चाहिए ना तो हानि चाहिए, तो इसका मतलब वही ना हुआ, बस काट दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा 100 में 2 बार में कटेगा या 3 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 300 माइनस 3 का अंदर गुणा कर दे, 300 माइनस 3 छूट बराबर ये कितना हो जाएगा, ये कितनी बार कटेगा, हाँ 2, यही बस ना। तो हाँ अच्छा, फोर ये 100 इधर है ना तो उधर गुणा करेगा तो 200 हो जाएगा, फोर है ना, ये 100 इधर भी है ना तो 200 हो जाएगा। अब देखिए ये 300 उधर जाएगा और इधर आएगा तो 300 में से 2 हो जाए 4, यानी 4 बराबर 3 गुणे छूट, तो छूटवा बराबर बताइए क्या आते हैं, 30 से 1/3% आया कि नहीं आया। तो ये सवाल क्या है कि यदि क्रय मूल्य से अधिक 50% अधिक पर अंकित किया जाए और न तो लाभ हो न तो हानि हो तो छूट परसेंट बताइए, तो 33 से 1/3 उस दौरान लाभ और हानि को हम 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3-4 तरीके के सवाल बनते, एक सवाल ये हो गया ना तो लाभ और ना तो हानि, एक ये हो गया जो अधिक अंकित करने वाला, एक सिंपल इसका मान दे देगा सीधा उसको लगाने वाला, तो 3 से 4 सवाल यहीं पर हो गया। और इस फार्मूला कब काम करेगा, जब आप उस सवाल में अंकित, क्रय, लाभ, हानि, बट्टा अगर ये सब पढ़ रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है आपको, इसका मतलब वो चिल्ला करके कह रहा है कि हमको लगा लो कौन सा फार्मूला, जो अभी अभी बताए हैं, इसको नोट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। कोई भी किताब लगाएगा उसमें आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। अगला सवाल जरा देखिए क्या कर रहा है, कराए ए बी सी 3 लोग हैं, 10 दिन में, 12 दिन में और एक मिला कितना 15 दिन में काम करता है, करा तीनों एक साथ काम, अगर काम शुरू करें तो कितने दिन में खत्म हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल हो गया भैया, ही तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 है ना, और यही 60 क्या है कुल काम है। और आपको बता दें क्षमता कैसे निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं काम बटा समय, काम बटा समय, तो 60/10 कर देंगे 6 आएगा, 60/12 कर देंगे 5 आएगा इसकी क्षमता, अफी की क्षमता 60/15 कर देंगे 4 आएगा, यही ना। अब हमको चाहिए क्या, कुल समय चाहिए ना, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, जरा देखिए काम बटा क्षमता, तो काम कुल कितना है 60 है, क्षमता कितनी है 6 5 11 4 15, 15 चौको 60, 4 दिन लगेंगे। कब, जब ये तीनों एक साथ काम करें। अगला सवाल बनाते हैं, अगर ये तीनों लोग एकांतर काम करें, ये लीजिए एकांतर काम करने का मतलब ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, हाई एक दिन में 5 काम कर रहा है, आईसी जो एक दिन में 4 काम कर रहा है। अगर देखा जाए तो एकांतर कर रहा मतलब एक दिन अगर ए आ रहा तो बी नहीं, बी आ रहा तो सी नहीं, सी आ रहा, समझ रहा है ना। इसका मतलब है कि 3 दिन में कितना काम हो गया, 6 5 11 4 15 काम हो गया, 3 दिन में 15 काम, कुल कितना काम हुआ 60 काम और आना है, इसको खत्म करना है तो गुणे 4 कर लीजिए, 15 चौको 60 काम आपका कंप्लीट हो गया, 4 3 12 दिन आ गया, यानी 12 दिन में 60 काम कर लेंगे इन लोग। कब, जब एकांतर पूछेगा तो। ये इतना समझ में आया, ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अगर यहीं पर कह देता है कि दैनिक मजदूरी अगर इनकी, अगर मजदूरी कितना है, अगर कह दे कि इनकी मजदूरी 1500 रुपया है, कितनी है 1500 रुपया है, तो बताओ ए का हिस्सा कितना, बी का हिस्सा कितना, सी का हिस्सा कितना। तो हम आपको बता दें मजदूरी कभी भी दिया जाता है तो दिहाड़ी नहीं दिया जाता है, ऐसे सवाल में हमेशा क्षमता के हिसाब से दिया जाता है, किससे, क्षमता से। तो क्षमता इसकी कितनी है 6 5 है और 4 है, तो अगर एक हिस्सा आएगा तो एक हिस्सा कैसे निकालेंगे हो 6 बटा कुल 6 5 11 4 15 गुणे 1500, यानी 600 आ गया। बी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 5/15 गुणे 1500 बराबर कितना आ जाएगा हो, सॉरी ये 500 आ जाएगा। अगर यहीं पर बात करें अगर सी की, तो सी का कितना हो जाएगा दैनिक मजदूरी, इसकी क्षमता कितनी है 4 है, तो 4/15 गुणे तब हो जाएगा 1500, यही से कट जाएगा 100, यानी इसकी क्षमता, इसका रुपया आ गया 400 रुपया, इसका 500 बी का और एक का 600 रुपया। और भी सवाल बन सकता है, अगर ये इतने सवाल हो गए, दैनिक मजदूरी वाला भी सवाल हो गया, एक एक दिन एकांतर काम वाला भी सवाल हो गया। अगर क्वेश्चन कहते हैं ना, अगर क्वेश्चन कहते हैं कि ये 2 दिन काम करके छोड़ दिया, यानी ए 2 दिन का काम करके छोड़ दिया, तो जरा देखिए ए के 2 दिन का अगर काम किया होता, यानी 2 दिन काम किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया, यानी कितना काम 2 गुणे 6 अर्थात 12 काम कर चुका है, यही ना। अगर कह दे कि बी, जो बी है वो आपका कितना काम कर दे, वो 3 दिन काम करा लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए 3 दिन काम करा, तो 3 गुणे 5 इसकी क्षमता है, तो 3 5 15 काम कर दिया, टोटल कमा कर दिया 27 और कुल कमा 60 और 60 में फिर 27 जब माइनस करेंगे तो 3 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5 में से 2 जा 3 33 काम बचे हैं। कह देगा तो कितने दिन में सी करेगा, तो सी की क्षमता है 4, 33/4 आ जाएगा, यही हो जाएगा कितना 4 8 32 8 से 1/3 दिन में काम कर देगा। एक सवाल कब बनेगा, जब ए 2 दिन काम करके बी 5 दिन काम करके अगर छोड़ देता है तो शेष काम सी कितने दिनों में करेगा 8 से 1/3 दिनों में करेगा, समझ में। और अगर ऐसे कहता है कि अगर 2 दिन पहले, देखिए ध्यान से सुनिएगा, अगर पहले, ये तो शुरुआत से था ना, अगर कहता है कि 2 दिन पहले
ए छोड़ दिया, 3 दिन पहले बी छोड़ दिया, तब देखिए क्या हो जाता है। तब सुनिए, तब कहता है कि अगर काम करने में कुल समय, काम ध्यान से सुनिएगा, आंसर प्रश्न क्या है, काम करने में कुल समय, तो उस समय जो कुल समय लगेगा, देखिए पहला काम 60 है, प्लस करेंगे, अगर पहले वाला करेगा ना तो उसकी क्षमताओं में उस दिन का गुणा करके प्लस करेंगे। इसका मतलब है, इसका बोले 2 दिन पहले, ये क्या बोले 2 दिन पहले, हमने क्या बोला 2 दिन पहले, तो 2 छक्के 12 ऐड कर दीजिए। एक हम 3 दिन पहले, तो 3 5 15 ऐड कर दीजिए। अब बटा कुल क्षमता 6 5 11 4 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कितना हो जाएगा 5 10 70 2 72 72 5 77 10 87 बटा 15 दिन लगेंगे उसको। इसको 5 में तोड़ लीजिएगा। तो ये 2 सब सवाल हो गए, समझ में आना। यानी एक कुछ दिन पहले का काम, कुछ दिन काम करके उसके बाद से, और एक अंतर काम, और बाकी ये वाला काम जो आप बोले हैं, जो आपका सवाल है, अगर मजदूरी पर क्वेश्चन कर दे तो ये सब 5-6 टाइप के सवाल इसमें बनते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में कहीं कहीं किसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब अगले साल पर आते हैं, तो ये याद रखे रहिएगा। यहाँ पर याद रखने वाली एक अच्छा बात क्या है कि मजदूरी हमेशा क्षमता के हिसाब से दी जाती है। ठीक है ना। एक आध सवाल आते हैं ऐसे एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, एक आध सवाल आते हैं अगर कह देता है कि दिन का अनुपात 2:3:4 है, ठीक ना, और कहता है कि अगर कुल मजदूरी अगर कहता है मानते 1200 रुपया है, तो ए बी और सी को अलग अलग कितना मिलेगा, तो सब लोग क्या करते रहते हैं ना, ये हो जाएगा 4:3:2। नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करिएगा। ठीक ना, ये दिन का अनुपात है। अगर कहते हैं कि ए और बी और सी कितने, ऐसे कहते हैं ए 2 दिन में, बी 3 दिन में और सी 4 दिन में काम करता है, या उसका अनुपात दे रखा हो, कुल मजदूरी दे रखा हो 1200 रुपया, तो उसका एक लोगों का मजदूरी दीजिए, मजदूरी बताइए। तो आप क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। ये गलत तरीका है। करते क्या है, दिन और क्या क्षमता है एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो इसको उल्टा करिए। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये हुआ। अब 12 से गुणा करें, क्योंकि 2 3 और 4 कैल्शियम लेते हैं, तो सब में 12 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 12 × 1/2 अनुपात 12 × 1/3 अनुपात 12 × 1/4। बस 2 छक्के 12 3 चौको 12 4 3 12। अब अनुपात क्या आ गया आपका 6:3, सॉरी 4 ना, 6:4:3, ये है आपका क्षमता। अब रुपया बांटिएगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 1300 कर देते हैं, वरना ये कटेगा नहीं। 1200 की 1300 कर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो 6 4 10 3 13, यानी 13 बराबर 1300, तो 1 बराबर 300, तो इसका आ गया 600, इसका आ गया 400 और इसका आ गया 300। तो ये तो सवाल अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखते हैं कि आपका अगला फल क्या है। अगला फल देखिए जरा, क्या करा, नोट करेगा। यहाँ पर एक बात करा, a/b + b/a बराबर 1। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कर दे a/b + b/a बराबर -1, अगर क्वेश्चन कर दे तो क्या पूछ रहा है यहाँ पर, a³, इसको अभी बात, यहाँ पर क्वेश्चन करा a³ + b³ -2 का वैल्यू बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन कर दे a³ - b³ -2 का वैल्यू बताओ। मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर होगा क्या, ये तिरछा गुणा कर लेते, क्या हो जाएगा a² + b²। अब बटा a भी होगा तो उधर भेज देंगे, तो a भी हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, बोले कोई दिक्कत, बिल्कुल भी नहीं। a भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a² + b² - ab बराबर 0। अब आपको फार्मूला पता है, a³ + b³ का फार्मूला, एक क्वेश्चन में a + b और दूसरे के क्वेश्चन में a² + b² - ab। कई बार लिखा है, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, तो 0 का गुणा a + b में होगा तो 0 हो जाएगा, यानी a³ + b³ की वैल्यू कितनी आ गई 0 ना आ गई। अब 0 यहाँ पर रख दीजिए, इसकी जगह पर 0 रख देंगे तो 0 - 2 बराबर -2, यही आपका आंसर हो गया। समझे कि नहीं। यहाँ पर फल लगा लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a² + b² और ab इधर नीचे आएगा एलसीएम, तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी -ab, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी a² + b² + ab बराबर 0। यही ना। अब आपको फार्मूला होता है a³ - b³ का फार्मूला नोट करिएगा, a - b और दूसरे के क्वेश्चन में a² + b² + ab। ये भैया इसका वैल्यू कितना मिल गया 0, तो 0 का इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, यानी a³ - b³ की वैल्यू मिल गई आपको 0। इसकी वैल्यू रख दीजिए 0 0 - 2 बराबर -2। इसका भी आंसर -2 हो गया। लेकिन प्रश्न में अंतर है, प्रश्न में अंतर है, देखिए प्रश्न में अंतर है। ये प्रश्न है आपका, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक ना, यहाँ पर 2 सवाल आप समझ सकते हैं। और फार्मूला नोट करिएगा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाँ, जरा इस सवाल को देखिए। अगर यहाँ पर कहे, सिंपल से बात समझिएगा पहले, अगर हम मूल्य ज्ञात करें, मूल्य ज्ञात करना तो क्या करा, 100 रुपये में 11 वस्तु, यानी 11 पुस्तक का 100 रुपया, तो एक पुस्तक का
क्या हो जाएगा 1/100/11 हो न जाएगा। अगर हम निकाल लें तो एक पुस्तक का क्रय, तो ई क्रय हो गया। अब देखिए क्रय हो गया, आई विक्रय हो गया। अर्थात एक बात आपको समझ में आई कि रुपया ऊपर होता है जब मूल्य ज्ञात करते हैं, रुपया ऊपर होता है और जो वस्तु होता है वो नीचे होता है। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब पहले वाले में देखिए रुपया 100 अब वस्तु है 11, और जब बेच रहा है उसको तो रुपया 110 अब वस्तु है कितना 10। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। अगर इसी सवाल के एक तरीके से और समझा जाए, अगर यहाँ पर मूल्य की बात हो, यहाँ पर अगर पुस्तकों की बात हो, किसकी बात हो, पुस्तकों की बात हो, तब हम अगर देखें क्रय और विक्रय, जब पुस्तकों की बात होती है तो यहाँ पर रुपया ऊपर होता है ना, यहाँ पर रुपया ऊपर होता है ना, वहाँ पर वस्तु ऊपर होता है। तो यहाँ पर वस्तु कितना हो जाएगा 11/100, ये क्रय है। और यहाँ पर एक जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 110/10 है ना, तो 10/110। बस अब समझिए पहले यहाँ पर अगर ये मूल्य की बात, देखिए ये मूल्य की बात है और यहाँ पर वस्तुओं की बात है, दोनों में अंतर है। यहाँ पर तिरछा गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 11 ग्राम 121। बस, और नीचे वाले को अपने आप खत्म कर दीजिएगा। ठीक है ना। इसका मतलब मिल गया आपको क्रय मूल्य 1000 और आपको विक्रय मूल्य 1210 रुपया। जरा बताइए आपको लाभ ज्ञात, लाभ हो रहा है ना, 1000 का चीज रहेगा 1210 रुपया में बेचेंगे तो लाभ ना हो रहा है। तो लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात करते हैं, दोनों का अंतर 210 है, अब बटा क्रय मूल्य गुणे 100, बस काट दीजिए। कितना आया जी 21% लाभ। समझे कि नहीं, समझे कि नहीं। ये हो गया क्रय मूल्य पर। अगर बात करें वस्तुओं पर तो देखिए इसका भी तिरछा गुणा कर देते, 11 ग्राम कितना हो जाएगा 121, ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा 1000। इन दोनों का अंतर लाभ परसेंटेज कैसे ज्ञात करते, वस्तु में ध्यान दीजिएगा, वस्तु में हमेशा विक्रय वाला नीचे होता है, याद करिएगा, वस्तु में विक्रय वाला नीचे और मूल्य में क्रय वाला नीचे। तो विक्रय कितना 1000 ना, तो 1000 नीचे, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 210 गुणे 100। इसी को अभी सॉल्व किए हैं तो कितना हो जाएगा 2 0 और इससे कट जाएगा 21% लाभ। समझे, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया, आप किसी भी तरीके से लगाइए। और एक सवाल ऐसे भी देता है 5 वस्तुओं का क्रय 6 वस्तुओं के विक्रय के बराबर है। अगर क्वेश्चन ऐसे करते हैं 5 का विक्रय 6 क्रय के बराबर है, तो जरा बात को समझिए, तो लाभ हो रहा है कि हानि, और पहले ही तो ज्ञात कर लीजिए। अगर कहते 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा कि हानि होगा भी देख लेते हैं। अगर 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा हानि देख लेते हैं। इसको माने हमेशा 1 रुपया। देखिए 1 रुपया में अगर आप 5 खरीदेंगे आप 6 बेचेंगे तो आपका क्या हो रहा है, आप बताइए क्या हो रहा है, नुकसान होने लगा। 1 रुपया में 5 खरीदे 6 बेचना पड़ा तो 5 तो देना ही पड़ा, एक तो घरों से देना पड़ा, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। यहाँ पर देखिए 1 रुपया में 5 विक्रय किए, 1 रुपया में 6 खरीदे, 6 खरीदे 5 दिए, एक आपके घर में बच गया, तो ये क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। बस, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना। उसके बाद से क्या करना है, वस्तुओं के दशा में हमेशा विक्रय नीचे होता है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों का अंतर कर लीजिए, यानी 1 बटा, अगर पहले एक सवाल को कहाँ सॉल्व कर दें, जगह ही नहीं रहता है ना। यहाँ पर देखिए वस्तुओं को अगर 1 बटा कितना हो जाएगा, ये विक्रय नीचे रहेगा 1/6 गुणे 100, ये पहले का आंसर हो जाएगा 1600 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 बटा विक्रय हमेशा नीचे रहेगा 5 गुणे 100, ये 20% का क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। और ये क्या हो रहा है 1600 2/3% का हानि हो रहा है। तो टोटल इस सवाल को 2 तरीके लगा सकते हैं। आज 2 सवाल और आपको हम सिखा दिए, टोटल 3 सवाल हो गया है ना। चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं, देखते हैं कितने और सवाल हैं। बस फिर लास्ट सवाल है, अच्छा सवाल है, गजब सवाल है, लास्ट सवाल है, सुनिएगा जरा सा। करा चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीदार 160 रुपया में 8 किलोग्राम चीनी खरीद लिया। अरे हमारा चीनिया का दबाव कम होगा तो आप ज्यादा नहीं खरीद लेंगे, आप भी तो ज्यादा खरीद लेंगे ना। तो बस वही बात ये भी कर रहा है, लॉजिकली बात है ना। तो क्या कर रहा है, तो कमी होने से पहले चीनी का प्रतिमूल्य बताइए। सबसे पहले बता रहे हैं घटा हुआ मूल्य पहले ज्ञात कीजिए। ये हमेशा घटा हुआ मूल्य का फार्मूला एक होता है, देखिए क्या, घटा हुआ मूल्य का हमेशा घटा हुआ या बढ़ा हुआ। अगर वहां पर कमी करा ना तो कमी वाला तो घटा हुआ आएगा ना, अब वृद्धि करता तो बढ़ा हुआ मूल्य आता है, और कहता था 20% वृद्धि तो बढ़ा हुआ मूल्य आता है। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तब कहता ना 8 किलोग्राम अधिक चीनी मिल रहा है ना, तो जब दमा बढ़ जाएगा तो 8 किलोग्राम कम चीनियाँ मिलने लगेगा, कम मिलने लगेगा ना। दमा बढ़ जाएगा तो चीनी कम ना मिलेगा,
ठीक ना। तो इसमें 2 सवाल हैं, बाकी दूसरे को समझ लीजिएगा आप अपने से। अगर हमें समझा रहा है तो आप दूसरा अपने आप समझ जाएंगे। तो इस पर टोटल 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो वृद्धिया वाला करेंगे तो 4 और 4 4 8, टोटल 8 सवाल बनेंगे इस पर, ठीक ना। और सब सवाल किसी न किसी तरीके से पूछे जाते हैं। सवाल के अंदर घुस करके जब समझेंगे तो सवाल को समझने में आपको मजा आएगा, ठीक है ना। तो घटा हुआ मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? जो परसेंटेज रहता है ऊपर लिख दीजिए, आप बटा 100 कर दीजिए, गुणे जो रुपया होता है उसको ऊपर कर दीजिए। रुपया कितना 160, अब बटे कितना किलोग्राम खरीदा जा रहा है, कितना अधिक या कम है वो नीचे कर देंगे, बस। ये हो गया आपका घटा हुआ मूल्य आएगा यहाँ पे। तो जरा देखिए 8 दूना 16 20 हो गया, 20 बच्चे 100 और 5 को 20, 4 रुपया प्रति किलोग्राम। ये घटा हुआ मूल्य आया आपका 4 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब कहती क्यों नहीं पूछ रहा, ये पहला क्वेश्चन हो गया 4 रुपया प्रति केजी घटा हुआ मूल्य। अगर क्वेश्चन करता घटा हुआ मूल्य बताओ तो 4 रुपया प्रति केजी, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कमी होने से पहले, कमी होने से पहले माने 4 रुपया से पहले उसका दमवा कितना था। तो ये हमारा 20% की कमी हुआ था ना, तो कमी नहीं हुआ होता तो हमारा दमवा ऐसे कुछ रहता ना। इसका मतलब ये कमी हो गया, हानि हो रहा है, तो विक्रय मूल्य हो रहा है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लाभ या हानि जो घटता है 100 से वो नीचे रहता है ना। तो 20 चौक को 80 और 20 25 100, 4 से 4 कट जाएगा, 5 रुपया प्रति केजी। ये पहले का मूल्य, घटने से पहले। वृद्धि वाले पैसे समझ में आ रहा होगा, वहां पर वृद्धि कर लीजिएगा, ठीक ना। बोले 100 बटा 120 हो जाएगा अगर 20% की वृद्धि। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल देखिए, अगर कह दे कि जब घट गया दाम तो कितना केजी आपको मिलेगा, तो जरा देखिए तब 4 रुपया प्रति केजी है ना, तो टोटल आपके पास रुपया हुआ कितना 160 रुपया है, तो बटे 4 कर देंगे तो कितना केजी आपको मिलेगा 40 केजी। कितना 40 केजी, घटने से आपको 40 केजी मिला। लेकिन अगर नहीं घटा होता, नहीं घटा होता तब आपको 160 रुपये में 5 के हिसाब से ना दे रहा था दुकानदार आपको, तो बटे 5 ना करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 कितना हो जाएगा, हो 5 या 15 आ 1 बचा 5 दूना 10, तब 32 केजी। इसका मतलब हुआ जब दाम घट गया तो आपको 40 केजी, और जब दाम न घटा होता तो आपको 32 केजी मिलता। ये वो 4 सवाल है। दाम घटने से आपको कितना मिला, अगर मात्रा पूछता है दाम घटने से मात्रा बताओ तो 40 केजी, दाम घटने से पहले उसकी मात्रा बताओ तो 32 केजी आपको मिलता है। और यही देखिए दोनों का अंतर 8 किलोग्राम अधिक नहीं मिल गया। जब दमवा कम हुआ, जब दमवा 5 से 4 हो गया तो आपको 32 से 40 मिलने लगा, 8 बेसी मिलने लगा। वह तो सोलम कर रहा है। तो टोटल 1 2 3 और 4 सवाल, आप वृद्धि पर 4 सवाल बना लीजिएगा या तो लगा लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, आपको चारों सवाल समझ में आ जाएंगे। एकदम क्लियर बात है। इन्हीं 4 में से, ऐसे वाले टाइप में सवाल में इन्हीं 4 में से पूछा जाता है। तो उम्मीद है सब सवाल आपको समझ में आया होगा, और समझ में अगर आया होगा तो बता जरूर दीजिएगा। और अगर कोई भी सवाल नहीं समझ में आते तो कमेंट करिएगा जरूर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का आंसर हम दे पाएं और आप उस परीक्षा में सेलेक्ट हो पाएं। धन्यवाद, जय हिंद।